गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था एनर्जी बैंड इन सॉलिड्स के, एनर्जी बैंड सॉलिड्स में कैसे बनते हैं। आज हम सेमीकंडक्टर्स के बारे में थोड़ा और पढ़ेंगे कि किस किस टाइप के सेमीकंडक्टर्स और होते हैं। ये सेमीकंडक्टर्स जनरली आपके पास दो टाइप में आ रहे हैं। सेमीकंडक्टर को मैं SC से शो कर रहा हूँ। दो टाइप के हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, intrinsic semiconductor and second is extrinsic semiconductor। तो दो टाइप के ले रहे हैं आप, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एंड एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हैं वो होते हैं प्योर सेमीकंडक्टर। प्योर सेमीकंडक्टर का मतलब कि आपके पास एग्जांपल थे सिलिकॉन और जर्मेनियम, दो एग्जांपल कर रहे हैं हम इस चैप्टर में। तो सिलिकॉन और जर्मेनियम का प्योर क्रिस्टल अगर है तो उसको हम बोलेंगे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। उसका मतलब कि उसमें सारे के सारे एटम सिर्फ किसके होंगे, सिलिकॉन के होंगे, उसके अलावा कोई और एटम नहीं होगा। तो ऐसे प्योर सेमीकंडक्टर को हम बोलते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। नेक्स्ट आपके पास एक्सट्रिंसिक मतलब एक्सटीरियर बाहर से कोई एटम्स लिए हैं उन्होंने, है ना। बाहर से कुछ इम्प्योरिटी एटम्स ऐड करके जब हम कोई क्रिस्टल बनाते हैं तो उसको बोलते हैं हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो ये कैसे होते हैं, इम्प्योर, या उसको बोलते हैं डोप्ड विद इम्प्योरिटीज, डोप्ड विद इम्प्योरिटीज। तो जनरली सेमीकंडक्टर दो टाइप के अभी आ रहे हैं, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक मीन्स प्योर सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक मीन्स डोप्ड विद सम इम्प्योरिटीज, कि कुछ इम्प्योरिटी एटम्स को हम एक प्योर क्रिस्टल में ऐड कर देते हैं, है ना। तो ये दो पढ़ेंगे अभी, पहले हम पढ़ते हैं इंट्रिंसिक। अच्छा, एक्सट्रिंसिक आप आगे पढ़ोगे तो एक्सट्रिंसिक आगे दो पार्ट में और डिवाइड होते हैं, आपने नाम सुने होंगे ये, एन टाइप सेमीकंडक्टर एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर। अब ये जो इम्प्योरिटीज हम ऐड करते हैं उस पर डिपेंड करता है कि वो एन टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा या पी टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा। कुछ इम्प्योरिटीज ऐड हम करते हैं इसमें, तो इस पे बाद में आते हैं कि कौन सी इम्प्योरिटीज ऐड करेंगे तो एन टाइप बनेगा, कौन सी करेंगे तो पी टाइप बनेगा। पर फिलहाल हम आते हैं अपना इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के ऊपर, ठीक। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कैसे हैं आपको बताया, प्योर सेमीकंडक्टर्स होते हैं। एग्जांपल आपको पता है, इसके एग्जांपल आ जाएंगे प्योर सिलिकॉन और प्योर जर्मेनियम, ये इसके एग्जांपल आ जाएंगे, है ना। अब सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 14, और जर्मेनियम का कितना होता है, 32, है ना। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन केमिस्ट्री में सीखी होगी, क्या होगी, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2, यही होगी सिलिकॉन के। 14 है, 2 2 4 6 10 और 4 14, तो सिलिकॉन की आ गई। वैसे ही जर्मेनियम की क्या होगी, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p2, यही होगी, क्लियर। तो ये आ गई इसकी। अब इसमें देखो ये क्या है आपके पास, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स। तो वैलेंस शेल में कितने हैं, 4, कितने हैं 4। तो सिलिकॉन है चाहे जर्मेनियम है, इनके वैलेंस शेल में कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे आपको, 4 इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। तो बोथ हैव, क्या आ जाएगा आपके पास, बोथ हैव 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। दोनों में क्या है, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं तो आप
किसी एक का स्ट्रक्चर बना के देखते हैं। चलो, सिलिकॉन लो या जर्मेनियम दोनों बिल्कुल सेम होंगे, कोई डिफरेंस नहीं आएगा, स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम बनेगा। यहाँ बनाता हूँ। तो सिलिकॉन ले रहे हैं पहले, सिलिकॉन क्रिस्टल बनाया है। अब देखो कितने कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है सिलिकॉन में, 4। जर्मेनियम में भी 4 है, आप यहाँ पे जर्मेनियम लिखेंगे तो भी बिल्कुल सेम बनेगा। तो फिलहाल सिलिकॉन में कर रहे हैं 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इस तरह से सब में क्या लगा लो, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स लगा लो। क्लियर? अब देखो ये और ये आपस में मिलके क्या बना देंगे, एक बॉन्ड बाय शेयरिंग। ये सब केमिस्ट्री में पढ़ा है आपने। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 8 चाहिए होते हैं, 4 इसके पास हैं, बाकी ये 4 आसपास से शेयर कर लेगा, है ना। एक यहाँ से शेयर कर लेगा, एक यहाँ से, एक ऊपर से और एक यहाँ से। तो इनसे शेयर करके ये क्या बना लेगा, आपस में बॉन्ड बना लेगा। उस बॉन्ड का नाम क्या होगा, कोवेलेंट बॉन्ड, क्योंकि शेयरिंग से बन रहा है। तो इस सिलिकॉन एटम को देखो, ये और ये शेयर किया, एक कोवेलेंट बॉन्ड बन गया, यहाँ पे बन गया, इधर बन गया, इधर बन गया। ऐसे क्रिस्टल फैला हुआ, इधर भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, आगे की तरफ भी है। क्रिस्टल बहुत बड़ा, बहुत सारे एटम्स हैं उसमें। तो ये सब आपस में क्या करेंगे, शेयरिंग से कोवेलेंट बॉन्ड बना लेंगे। है ना। इसके ऊपर भी सिलिकॉन है, साइड में भी सिलिकॉन है। तो ये एक स्ट्रक्चर बन गया आपके पास सिलिकॉन क्रिस्टल का। सेम आप किसका बना सकते हैं, जर्मेनियम का, क्योंकि उसमें भी क्या है, 4 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये स्ट्रक्चर समझ में आ गया। अब देखो ये सारे के सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ने शेयर करके आपस में क्या बना लिया, बॉन्ड बना लिया। अब बॉन्ड बना लिया तो ये फ्री नहीं है मूव करने के लिए, है ना, फ्री नहीं है। और आपको पता है कंडक्शन किसकी वजह से होती है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होती है। क्योंकि आपने वो भी पढ़ा था, एनर्जी बैंड। एनर्जी बैंड में क्या था, यहाँ पे वैलेंस बैंड था, ऊपर कंडक्शन बैंड था। यहाँ जितने मर्जी इलेक्ट्रॉन हो या होल हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कंडक्शन कहाँ से होती है, जो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होते हैं, कंडक्शन बैंड में होते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे जो भी ये आपको इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं, कोई भी फ्री नहीं है, सबने क्या बना के रखा है, बॉन्ड बना के रखा है। तो ये बात हो रही है एट 0 केल्विन, 0 केल्विन पे, एब्सोल्यूट 0 पे। 0 केल्विन पे आपके पास कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। सारे इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सबने मिलके क्या बनाया, कोवेलेंट बॉन्ड बनाया है। क्लियर? तो 0 केल्विन पे इसमें कंडक्शन नहीं होगी, क्योंकि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होंगे, वैलेंस बैंड में होंगे। कोई फ्री नहीं है, कंडक्शन बैंड में कोई नहीं होगा। तो 0 केल्विन पे ये सेमीकंडक्टर किसकी तरह बिहेव करेगा, जो कंडक्शन नहीं कर रहा है, मतलब किसकी तरह बिहेव करेगा, इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा। तो एट 0 केल्विन, एट 0 केल्विन सेमीकंडक्टर बिहेव्स एज इंसुलेटर। 0 केल्विन पे सेमीकंडक्टर किसकी तरह बिहेव करेंगे, इंसुलेटर की तरह बिहेव करेंगे। क्लियर? इसको मिटा दो। अब इसी चीज को एनर्जी बैंड में जब देखेंगे तो दिस इज वैलेंस बैंड एंड दिस इज कंडक्शन बैंड। सभी बॉन्ड बना के रखा है सभी है, तो कोई भी फ्री नहीं है। सारे इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आपके पास, वैलेंस बैंड में। क्लियर? अब इन इलेक्ट्रॉन्स को क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, ताकि ये एनर्जी गेन करके यहाँ से कहाँ चले जाएं, कंडक्शन बैंड में चले जाएं। ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करे और यहाँ से यहाँ चले जाए। कितनी एनर्जी चाहिए, एनर्जी गैप के बराबर, पढ़ा था आपने, इजी। अब ये एनर्जी गैप कितना होता है, देखो एनर्जी गैप इज अप्रोक्सीमेटली 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर सिलिकॉन एंड अप्रोक्सीमेटली 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर जर्मेनियम।
इसका मतलब अगर सिलिकॉन का क्रिस्टल है तो इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ जाने के लिए 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिनिमम एनर्जी चाहिए, तब ये वैलेंस बैंड छोड़ के कहाँ जाएगा, कंडक्शन बैंड में जाएगा। और अगर जर्मेनियम का क्रिस्टल है तो उसको मिनिमम 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी चाहिए कंडक्शन बैंड में जाने के लिए। तो 0 केल्विन में तो कोई एनर्जी नहीं है उनके पास, तो सारे के सारे कहाँ पे हैं, वैलेंस बैंड में। अब क्या हुआ, अब हमने इसको थर्मल एनर्जी देना शुरू किया, है ना। थर्मल एनर्जी देना शुरू किया, उससे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स के पास एनर्जी आई तो उन्होंने बॉन्ड तोड़ना शुरू हुए, बॉन्ड टूटना शुरू हुए। जैसे ही बॉन्ड टूटेगा तब क्या होगा, है ना। देखो आपने क्या किया, इसको हीट देना शुरू किया। हीट देने से इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी आई और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के यहाँ चला गया। अब ये फ्री हो गया, तो ये क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन। लेकिन किससे, कैसे फ्री हुआ ये, ड्यू टू थर्मल एनर्जी। तो इसको हम बोलेंगे, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसको हम बोलेंगे थर्मली जनरेटेड फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या है ये, थर्मली जनरेटेड फ्री इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ड्यू टू थर्मल एनर्जी है, इसने बॉन्ड तोड़ा। अब जैसे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ गया, पीछे क्या बच गई, एक वैकेंसी बन गई, एक एम्प्टी स्पेस बच गया, है ना। एक नेगेटिव चार्ज यहाँ से निकल के यहाँ चला गया और पीछे उतना ही क्या छोड़ जाएगा, वो पॉजिटिव चार्ज। तो ये जो वैकेंसी है, इलेक्ट्रॉन था, एनर्जी मिली, यहाँ से फ्री होके चला गया। जैसे इलेक्ट्रॉन अपनी जगह छोड़ी, पीछे क्या बन गई, एक वैकेंसी बन गई। ये वैकेंसी कैसी होगी, ये वैकेंसी पॉजिटिव चार्ज की होगी और इस वैकेंसी को हम बोलेंगे होल। क्या बोलेंगे, होल। तो ये क्या है आपके पास, दिस वैकेंसी, इसको हम बोलेंगे होल। क्लियर। तो होल के ऊपर प्लस ही चार्ज, इलेक्ट्रॉन गया माइनस ही चार्ज, तो पीछे छोड़ गया प्लस ही चार्ज, न्यूट्रल, है ना। तो समझ में आया। फिर से हमने और हीट दी, कोई और इलेक्ट्रॉन यहाँ से फ्री होके चला गया, एक और फ्री इलेक्ट्रॉन बन गया आपके पास। और जैसे ही ये गया, इसने पीछे की वैकेंसी छोड़ दी, उस वैकेंसी को हमने क्या बोल दिया, होल। और ये था, ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया और पीछे एक वैकेंसी छोड़ गया, होल। ठीक, समझ में आ रहा है। तो इलेक्ट्रॉन जब फ्री हो रहा है और अपने पीछे का जो वैकेंट स्पेस छोड़ रहा है, उस वैकेंसी को हम क्या बोल रहे हैं, होल बोल रहे हैं। तो होल क्या हुआ, वैकेंसी ड्यू टू थर्मली जनरेटेड फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो होल्स क्या हैं आपके पास, होल्स हैं वैकेंसी। वो वैकेंसी कहाँ से आई, थर्मली जनरेटेड फ्री इलेक्ट्रॉन से। तो होल्स को बोलोगे आप वैकेंसी ड्यू टू थर्मली जनरेटेड फ्री इलेक्ट्रॉन। कि जो थर्मली जनरेटेड फ्री इलेक्ट्रॉन बन रहे हैं वो पीछे वैकेंसी छोड़ के जा रहे हैं, उस वैकेंसी को हम क्या बोल रहे हैं, होल बोल रहे हैं। तो इतना क्लियर हो गया। अब एक चीज़ देखो कि जैसे जैसे आपने टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ने से कोवलेंट बॉन्ड टूटा, और बॉन्ड जब टूट रहा है तो क्या हो रहा है, बॉन्ड के टूटने से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन जा रहा है और पीछे एक होल छोड़ रहा है। तो जितने बॉन्ड टूट रहे हैं, इलेक्ट्रॉन और होल बना, ये इलेक्ट्रॉन गया फिर से इलेक्ट्रॉन होल बना, यहाँ से इलेक्ट्रॉन गया इलेक्ट्रॉन होल बना। हर बॉन्ड के टूटने पे क्या बन रहा है आपके पास, एक इलेक्ट्रॉन और एक होल। क्लियर। तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर बन रहे हैं, और जितने इलेक्ट्रॉन बन रहे हैं उतने ही क्या बन रहे हैं, होल। जितने इलेक्ट्रॉन उतने ही होल, है ना। तो इसका मतलब नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स। किस केस में, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के केस में। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या होता है कि जितने इलेक्ट्रॉन बनते हैं उतने ही क्या बनते हैं, होल बनते हैं। अब नंबर डेंसिटी क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि एटम बहुत सारे हैं, तो हम टोटल काउंट नहीं करते, हम क्या करते हैं, एक यूनिट क्यूब में काउंट कर लेते हैं, और यूनिट में जो काउंट किया मतलब डेंसिटी। तो इसको बोल सकते हो आप नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर डेंसिटी ऑफ
ऑफ होल्स। क्लियर। और इलेक्ट्रॉन्स और होल्स मैंने आपको कहा था यहाँ पे इनको क्या बोलते हैं हम, चार्ज कैरियर्स, है ना। पहले हम सिर्फ इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट देखते थे, अब हम इलेक्ट्रॉन और होल्स दोनों की वजह से देखेंगे। तो यहाँ पे हम सिर्फ इलेक्ट्रॉन नहीं बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे, चार्ज कैरियर्स। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स। इसको हम एक और चीज़ लिख सकते हैं, इज इक्वल टू एन आई। एन आई क्या है आपके पास, वही एन आई मतलब इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर कंसंट्रेशन। एन आई को आप लिख सकते हो, यहीं पे लिख दे रहा हूँ, यहाँ लिख दे रहा हूँ, वेयर एन आई इज इक्वल टू नंबर ऑफ इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर कंसंट्रेशन। ठीक है। एन ई इज इक्वल टू एन एच इज इक्वल टू एन आई, ये चीज़ याद रखना कि एक इंट्रिंसिक में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स रहते हैं। तो इतना क्लियर हो गया। इतना क्लियर। आप आगे देखते हैं कि करंट यहाँ पे किस किस की वजह से बन रहा है। देखो इलेक्ट्रॉन की वजह से भी बन रहा है और होल की वजह से भी बन रहा है। उस चीज़ को समझते हैं कि करंट कैसे फ्लो करेगा। अभी आपने क्या किया कि 0 केल्विन पे जब था आपके पास क्रिस्टल, तो उसमें सारे बॉन्ड बने हुए थे, कोवलेंट बॉन्ड में शेयरिंग हुई थी सभी इलेक्ट्रॉन्स की, कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं था, तो उस केस में कोई कंडक्शन नहीं हो रही थी, है ना। तो 0 केल्विन पे सेमीकंडक्टर इंसुलेटर की तरह बिहेव कर रहा था। आपने धीरे धीरे टेम्परेचर इंक्रीज़ किया, जैसे रूम टेम्परेचर पे पहुँचे बहुत कम इलेक्ट्रॉन्स टूटे, यानी बॉन्ड टूटे और इलेक्ट्रॉन्स वहाँ से फ्री हुए, है ना। फिर आपने टेम्परेचर को और इंक्रीज़ किया तो और ज़्यादा बॉन्ड टूटे और फ्री इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पे आए। अब क्या कर रहे हैं कि टेम्परेचर तो इंक्रीज़ किया ही था, अब साथ में क्या करेंगे, हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देंगे। देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से क्या होता है। तो पहले क्रिस्टल बना लो। ये था 0 केल्विन पे। अब आपने क्या किया, जब हीट दी तो कुछ इलेक्ट्रॉन टूटा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ चला गया और पीछे एक होल छोड़ गया, ऐसे और भी जगह हुआ। अब क्या किया हमने, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी। क्या लगा दी, इलेक्ट्रिक फील्ड। सपोज मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये कॉन्सेप्ट आपको पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन क्या होती है, इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ फ्री है तो कहाँ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज की तरफ, नीचे की तरफ। यानी कि इलेक्ट्रॉन हमेशा चलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड से ऑपोजिट डायरेक्शन में, और पॉजिटिव चार्ज चलता है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रॉन चलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट और होल चलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। अब देखो, तो फिलहाल इस होल पे देखते हैं। अब ये फ्री हो यहाँ चला गया। अब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाई और टेम्परेचर भी था अपने, तो उससे भी बॉन्ड टूटेंगे। हाँ, अब जैसे ही बॉन्ड टूटे, मान लो ये वाला बॉन्ड टूटा, यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन इधर आ गया। जैसे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आया, यहाँ क्या बन गया, एक होल, और ये इलेक्ट्रॉन पहुँच गया यहाँ पे। क्लियर। फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रही है, तो यहाँ पे क्या हुआ, मान लो ये इलेक्ट्रॉन, ये बॉन्ड टूटा, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया और पीछे क्या बन गया, एक होल। फिर भाई ये बॉन्ड टूटा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया और पीछे बन गया एक होल। चल रहा है वही प्रोसेस। ये बॉन्ड टूटेगा तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा और पीछे एक होल बन जाएगा। अब देखो क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन कहाँ की तरफ जा रहे हैं। देखो ये अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लगाई है तो इलेक्ट्रॉन का मोशन देखो, पहले इलेक्ट्रॉन यहाँ था, थोड़ा नीचे की तरफ आया, ये इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ आया, ये इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ आया, ये इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ आया। जैसे ही बॉन्ड टूट रहे हैं, इलेक्ट्रॉन नीचे की डायरेक्शन में, अब जरूरी नहीं बिल्कुल नीचे आए, ऐसे भी आ सकते हैं, है ना। मतलब थोड़ी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, नीचे की तरफ, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ की तरफ है, ऊपर की तरफ। तो क्या हो रहा है, देखो पहला जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आया तो ये जगह क्या होगी, फिल। अब यहाँ पे होल नहीं रहेगा, यहाँ क्या आ गया, इलेक्ट्रॉन आ गया। फिर जैसे उसने वैकेंसी छोड़ी तो यहाँ पीछे की वैकेंसी बन गई, अपनी जगह छोड़ी तो पीछे क्या बन गई, वैकेंसी, वो क्या बन गया, एक होल। यहाँ पे अब पॉजिटिव चार्ज होल बन गया।
फिर एक और बॉन्ड टूटा तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया, अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बन गया और पीछे क्या बन गया, एक होल। तो देखो इलेक्ट्रॉन कहाँ की तरफ आ रहे हैं, नीचे की तरफ, और ये होल क्या कर रहा है, पहले होल यहाँ था, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर होल कहाँ चल रहा है, ऊपर की तरफ। लेकिन होल क्या मूव कर रहा है, एक्चुअल में क्या होल मूव कर रहा है, नहीं, होल तो वहीं का वहीं है, होल नहीं गया यहाँ पे कौन आया, इलेक्ट्रॉन आया, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे मूव किया, होल यहाँ से यहाँ नहीं गया। हमें लग रहा है कि होल यहाँ से यहाँ, हमें लग रहा है कि होल कैसे चल रहा है, इधर 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 इधर, इस तरह से होल चल रहा है, पर एक्चुअल में होल नहीं चल रहा है, एक्चुअल में चल क्या रहे हैं, इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं। आपको दिख रहा है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ था, यहाँ पे आया, तो ये जगह कौन सी बन गई, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बन गया, यहाँ क्या बन गया, होल। फिर ये आया तो ये पूरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया, पीछे होल, फिर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया, यहाँ होल, फिर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया, यहाँ होल। तो होल पहले यहाँ था, फिर यहाँ था, फिर यहाँ था, फिर यहाँ और फिर यहाँ। तो हमें लग रहा है, ऐसा अपीयर होता है, क्योंकि ये प्रोसेस बहुत फास्ट है ना, बहुत फास्ट है, तो हमें लग रहा है कि ये होल यहाँ की तरफ जा रहा है, लेकिन एक्चुअल में होल नहीं जा रहा है, एक्चुअल में ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ रहे हैं और पीछे जो वैकेंसी बन रही है वो होल बन रही है ना। तो एक ही बात समझ लो कि इलेक्ट्रॉन कहाँ की तरफ चल रहे हैं, नीचे की तरफ, और हमें अपीयर ऐसा हो रहा है कि होल कहाँ की तरफ जा रहे हैं, ऊपर की तरफ। तो आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड आपने कहाँ लगाई है, आपने लगाई है इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ आएंगे, नीचे की तरफ। ये इलेक्ट्रॉन का मोशन कैसा होगा, नीचे की तरफ। इलेक्ट्रॉन का मोशन नीचे की तरफ है, तो मतलब इलेक्ट्रॉन अगर ऐसे आ रहे हैं तो करंट कैसा बनेगा, ऊपर की तरफ। अब करंट ये किसकी वजह से, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स, तो मैं इसका नाम दे रहा हूँ आई ई। क्लियर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में क्या चल रहा है, होल, यानी कि होल का मोशन कैसा है, होल का मोशन कैसा है, ऊपर की तरफ। होल का मोशन ऊपर की तरफ है तो करंट भी कैसा होगा, ऊपर की तरफ। होल की वजह से है तो आई एच लिख दे रहे हैं, ठीक, समझ में आ गया। तो देखो करंट इलेक्ट्रॉन की वजह से भी ऊपर की तरफ है, होल की वजह से भी ऊपर की तरफ है। इसका मतलब दो वजह से करंट है हमारे पास, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन एंड ड्यू टू होल। तो चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन एंड होल। तो समझ में आया कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जो नेट करंट है वो कितना होगा, आई नेट। तो नेट करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन भी है और ड्यू टू होल भी है, और दोनों की डायरेक्शन कैसी है, सेम, ऊपर की तरफ। तो इसका मतलब आई ई प्लस आई एच, करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स एंड करंट ड्यू टू होल्स। तो नेट करंट ये बन जाएगा आपके पास। क्लियर, समझ में आ गया। इसी चीज़ को एनर्जी बैंड में देखते हैं, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। अब चीज़ समझने वाली क्या है कि माइंड में याद रखना, होल्स मूव नहीं करते हैं, मूव इलेक्ट्रॉन करते हैं। अब कौन से करते हैं वो हम थोड़ा और क्लियर करेंगे इसको जब हम एनर्जी बैंड डायग्राम बनाएंगे। क्लियर। तो अब करते हैं हम एनर्जी बैंड के बेसिस पे सेम इसका क्या बनाएंगे, एनर्जी बैंड डायग्राम। तो अभी जो डायग्राम बनाया था उसे माइंड में रखना, और अब हम करते हैं एनर्जी बैंड के फॉर्म में। तो सबसे पहले जो हमने किया था, सबसे पहले फर्स्ट केस में जो हमने किया था, जब 0 केल्विन था, तो हमने यहाँ क्या रखे थे, इलेक्ट्रॉन्स रखे थे। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स थे, ये आपके पास एनर्जी गैप था जिसकी वैल्यू आपको बताई थी अप्रोक्सीमेटली 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर सिलिकॉन एंड अप्रोक्सीमेटली 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर जर्मेनियम। ये कब था आपके पास, 0 केल्विन के ऊपर। तो 0 केल्विन पे वैलेंस बैंड तो आपका फुल था, लेकिन कंडक्शन बैंड कैसा था, एम्प्टी था। तो कोई कंडक्शन नहीं हो रही थी, तो आपके पास क्या आ रहा था, ये एज ए इंसुलेटर काम कर रहा था। अब अच्छा एक चीज़ देखो कि इलेक्ट्रॉन्स को अब मैं इलेक्ट्रॉन नहीं लिखूंगा, अब इलेक्ट्रॉन को डॉट से, पहले भी हमने डायग्राम में भी किया, इलेक्ट्रॉन को ऐसे शो कर रहे हैं, और होल्स को तो आपको पता है इस तरह से शो कर रहे हैं।
है ना, ऐसे शो करेंगे इलेक्ट्रॉन्स को और होल्स को। तो अब मैं ये नहीं बनाऊंगा इलेक्ट्रॉन, अब क्या बनाएंगे, ये डॉट बनाएंगे। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके पास। ठीक, मैंने 15 बना लिए। अब आपने थोड़ी सी हीट देना शुरू की, और जब हीट दी, रूम टेम्परेचर पे आए या रूम टेम्परेचर से आगे गए, तब क्या हुआ, है ना। यहाँ पे आपके पास इलेक्ट्रॉन थे, अब आपने क्या किया, इसको हीट देना शुरू किया, थर्मल एनर्जी दी, थर्मल एनर्जी। तो थर्मल एनर्जी से क्या हुआ, उस डायग्राम में याद करो, एनर्जी दी तो क्या हुआ, वो बॉन्ड टूटे और एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया और पीछे क्या छोड़ दिया उसने, होल। तो सेम वही, जब थर्मल एनर्जी मिलेगी तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी आई, और एनर्जी आई Eg, तो एनर्जी आई, तो वो एनर्जी को इलेक्ट्रॉन यहाँ से कहाँ चला गया, कंडक्शन बैंड में चला गया, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड। आपने ये लाइन नहीं बनानी है ये समझाने के लिए कि ये थर्मल एनर्जी गेन की और बॉन्ड टूटा और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से कहाँ चला गया, यहाँ चला गया कंडक्शन बैंड में। तो जैसे इलेक्ट्रॉन गया, पीछे क्या बन जाएगा, एक होल। वैसे इसके पास एनर्जी आई, ये यहाँ से यहाँ चला गया, पीछे बन गया होल। ये यहाँ से यहाँ चला गया, पीछे बन गया होल। इस तरह से इन सबको क्या मिली, एनर्जी मिली, और ये सब यहाँ पहुँच गए। तो पहले वाले 5 मैंने यहाँ दे दिए, है ना। तो ये चले गए यहाँ पे बाय गेनिंग एनर्जी। बीच में आपको पता है एनर्जी गैप, ये थर्मल एनर्जी दी आपने तब। अब इसके बाद क्या किया था हमने, इसके बाद हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की थी 0 केल्विन पे थर्मल एनर्जी देने के बाद, और अब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तब क्या होगा। तो यहाँ बना रहा हूँ, वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड, और इस बार सोचो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे अप्लाई की। इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेते हैं कि हमने नीचे की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की। फिलहाल मैं क्या कर रहा हूँ, ये सेम बना रहा हूँ यहाँ पे, फिर समझना क्या हो रहा है। अभी हमारे पास क्या थे, 1 2 3 4 5, वैसे ही यहाँ पे 1 2 3 4 5 सेम बना रहे हैं अभी। आप समझो क्या होगा, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ की तरफ है, नीचे की तरफ। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का मोशन कहाँ होगा, ऊपर की तरफ होगा। यानी कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है कंडक्शन बैंड के, ये कहाँ की तरफ जाएंगे, अभी बताया आपको, ये सब कहाँ जाएंगे, ऊपर की तरफ। और ये भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड से ऑपोजिट चलेंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, इधर, ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये इलेक्ट्रॉन उधर, ये इधर और ये इधर। ये सब इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, ऊपर की तरफ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन मूव्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ है तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, ऊपर की तरफ। अच्छा, इन इलेक्ट्रॉन्स के पास इतनी एनर्जी नहीं है इलेक्ट्रिक फील्ड से कि ये वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चले जाएं। यानी कि इतनी एनर्जी इन्हें नहीं मिली कि ये यहाँ से यहाँ चले जाएं। तो लेकिन अंदर ही मूव कर रहे हैं, है ना। तो अंदर ही मूव कर रहे हैं तो ये यहाँ से यहाँ तक जा सकते हैं, इतनी एनर्जी मिल रही है उनको। तो इतनी एनर्जी मिलने पे वो यहाँ से यहाँ चले गए। और ये तो फ्री हैं,
कंडक्शन बैंड वाले इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो ये आराम से कहीं भी मूव कर सकते हैं, इनको कोई रोक नहीं है। इसमें रोक है क्योंकि ये बॉन्डेड है ना। अब इस पे बात करो, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ना, तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऊपर की तरफ जा रहे हैं, यहाँ बना रहा हूँ, ये इलेक्ट्रॉन्स ऊपर की तरफ मोशन कर रहे हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो करंट कहाँ जाएगा, आई ई, उससे ऑपोजिट नीचे की तरफ, फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से आई ई। अब इस पे देखो, जब ये ऊपर चला जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन पहुँच गया यहाँ पे, तो यहाँ क्या बन जाएगा, एक होल बन जाएगा, है ना। फिर ये इलेक्ट्रॉन जब यहाँ चला जाएगा तो क्या बन जाएगा, एक यहाँ इलेक्ट्रॉन चला गया, पीछे बन गया होल। सब में वही होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया, पीछे बन गया होल, इलेक्ट्रॉन होल, इलेक्ट्रॉन होल। समझ में आया ये स्टेप। तो ये हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड, और थोड़ी सी इंक्रीज की, थोड़े टाइम के बाद इनके ऊपर भी क्या लगेगा, ऊपर के लिए फोर्स, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स कहाँ चलते हैं, ऑपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स, और जब ये जाएंगे तो पीछे एक वैकेंट स्पेस छोड़ जाएंगे जिसको हम क्या बोलते हैं, होल। तो इसके बाद का स्टेप यहाँ बना रहा हूँ, ऊपर भी बनेगा, ऊपर तो फ्री है वैसे ही रहेंगे, इस पे ध्यान दो। तो इस पे क्या होगा, अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया, जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा तो ऊपर इलेक्ट्रॉन, और जो जगह छोड़ के गया पीछे वैकेंट स्पेस, होल। सेम सब में यही होगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे और पीछे होल बन जाएगा, क्लियर। तो देखो इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहे हैं, ऊपर की तरफ। और हम देखो क्या है, होल को देखो, होल पहले फर्स्ट रो में थे, फिर सेकंड में, फिर थर्ड में, ये एक ही जगह पे हो रहा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। समझाने के लिए आपको अलग अलग बना दिया। तो हमें क्या लग रहा है, हमें क्या अपीयर हो रहा है कि होल्स मूव कर रहे हैं नीचे की तरफ, लग रहा है। पहले फर्स्ट में थे, फिर सेकंड में, फिर थर्ड में। तो कैसा अपीयर हो रहा है हमें कि होल कहाँ चल रहे हैं, होल का मोशन, होल का मोशन कहाँ की तरफ है, नीचे की तरफ। यानी कि करंट की डायरेक्शन भी क्या होगी इसकी, डाउनवर्ड्स, आई एच। देखो आई ई भी नीचे के लिए, आई एच भी नीचे के लिए, दोनों एग्जांपल कर लिए। इससे पहले वाला जो किया था उसमें आई ई भी ऊपर के लिए था, आई एच भी ऊपर के लिए था, तो नेट करंट क्या बन गया था, आई ई प्लस आई एच। ऐसे भी करके देख लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे लगा के भी देख ली, तो भी करंट कैसा आ रहा है, दोनों नीचे की तरफ आ रहे हैं। तो नेट करंट यहाँ भी कितना बनेगा आपके पास, आई ई प्लस आई एच। तो दिस इज द नेट करंट। करंट दोनों की वजह से आ रहा है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से करंट है, उसको लिखा हमने आई ई। और जो होल्स मूव करते हुए अपीयर हो रहे हैं हमें, अब समझ में आया, अपीयर हो रहे हैं, एक्चुअली नहीं कर रहे हैं, ये सिर्फ अपीयर हो रहे हैं। एक्चुअली मूव कौन कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। कौन से इलेक्ट्रॉन, वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन, है ना। तो वैलेंस बैंड के जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं उसकी वजह से हमें लग रहा है कि होल्स मूव कर रहे हैं। एक्चुअल में होल्स मूव नहीं करते। मूव कौन करता है, मूव कौन करता है, वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स। तो ये वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे और होल नीचे की तरफ आता हुआ अपीयर हो रहा है, क्लियर। तो ये है आपके पास कि किस तरह से सेमीकंडक्टर में करंट फ्लो करता है। अच्छा, दो करंट है आपके पास, आई ई और आई एच। तो क्या लगता है कौन सा करंट ज़्यादा होगा, आई ई या आई एच। देखो आई ई कौन सा करंट है, आई ई ये वाला करंट है जो कंडक्शन बैंड के फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से हो रहा है, ठीक। और आई एच कौन सा करंट है, आई एच ये वाला करंट है जो वैलेंस बैंड में बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन के मूव करने से हो रहा है, या फिर होल्स के अपरेंट मोशन से जो बन रहा है ना। अब बताओ, ये इलेक्ट्रॉन तो फ्री है, ये कैसे मूव कर सकते हैं, आराम से मूव कर सकते हैं, उनके मोशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना, तो इनके पास इतना मूवमेंट नहीं है, इतना मोशन नहीं दे सकते आप इनको। तो ये बाउंडेड हैं और ये फ्री हैं, तो ऑब्वियसली बात है करंट किसका ज़्यादा होगा,
जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, तो आई ई की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे आपके पास आई ई इज़ ग्रेटर देन आई एच। समझ में आ गई ये चीज़, है ना। इसको आप एक और तरीके से बोल सकते हो कि बुक्स में लिखा रहता है कि आई ई आई एस से ज़्यादा क्यों है, 1 मार्क्स में क्वेश्चन आता है, तो उसमें लिख सकते हो आप कि बिकॉज मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज़ ग्रेटर देन मोबिलिटी ऑफ होल्स। तो आप ये भी लिख सकते हो यहाँ पे, रीज़न क्या आ जाएगा, मोबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज ग्रेटर देन मोबिलिटी ऑफ होल्स। होल्स उतने अच्छे से मूव नहीं करते, एक्चुअल में तो आपको पता है होल्स वैसे मूव नहीं करते हैं, लेकिन उसका मतलब क्या हुआ, मोबिलिटी ऑफ होल्स कम होने का मतलब हुआ कि ये जो वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स है इनकी मोबिलिटी कम है ना, इनकी मोबिलिटी कम है, इसका मतलब होल्स की मोबिलिटी कम है। तो रीज़न क्या आएगा आपके पास कि मोबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज ग्रेटर देन मोबिलिटी ऑफ होल्स। तो आई की वैल्यू क्या होती है, आई एस से ज़्यादा होती है। तो ये पूरा आपके पास इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का फिनोमेना है। क्लियर हो गया ये। अब नेक्स्ट हम करेंगे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, उसको नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। थैंक यू।